अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। आज बात कर लेते हैं युगों की, युग की। ये एक अजीब सी परिकल्पना है जिसके हिसाब से कई हजार लाख साल तक युग चलते हैं और फिर उनका अवसान होता है और नया युग आ जाता है। जो भारतीय ग्रंथ हैं उनके हिसाब से 4 युग होते हैं, जिसमें सबसे पहले सतयुग, फिर उसके बाद त्रेता, द्वापर और उसके बाद कलयुग। ये माना जाता है कि कलयुग आ गया है, कलयुग चल रहा है। तो एक तो ये युग है। अब उसके बाद इस युग का पतन हुआ धीरे धीरे और ये समझा जाने लगा कि युग जो है वो 200-300 साल का हुआ करता है। किसी राजा से जोड़कर, किसी सम्राट से जोड़कर, किसी साम्राज्य से जोड़कर उसको देखा जाने लगा। अब 200-300 साल वाला युग भी आया और चला गया। उसके बाद युग हो गया व्यक्ति केंद्रित। ये इनका युग है, नाम लेकर कहा जाने लगा कि ये इन सज्जन का युग है, ये इन सज्जन का युग है। और इस तरह से युग की गणना की जाने लगी, जो कभी 25 साल, कभी 50 साल, कभी 30 साल ऐसे ही चलती रही कि इतिहास में किसी तरह नाम दर्ज हो जाए। अब पता चला है कि एक नया युग आ गया है और वो नया युग है सावरकर युग। ये बात कोई सुनी अनसुनी ऐसी नहीं है कि आपने कहीं उड़ते उड़ते सुनी हो। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, उन्होंने कहा है कि ये जो है ये सावरकर युग है, हम सावरकर युग में रह रहे हैं। और ये बात उन्होंने सार्वजनिक तौर पर मंच से कही है। तो ऐसा नहीं है कि कोई छिपा कर कुछ बात हो रही हो, लेकिन युगों की गणना कैसे होगी आगे और एक युग में उसकी खासियत क्या होगी, उसमें क्या खास चीज़ें हुआ करेंगी जिसकी वजह से उस युग को याद किया जाएगा, ये भी अब देखने लायक बात होगी। और उस दृष्टि से भी इस युग पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। अब युगों पर जो उलटफेर होती रहती है, जिस तरह की लोग गणनाएं करते हैं कि कलयुग 1 लाख साल चलेगा या 1.25 लाख साल चलेगा, और त्रेता पता नहीं कब था, और सतयुग तो किसी को कुछ समझ ही में नहीं आता है, वो कई लाख साल का मामला बताते हैं। लेकिन जो लाहिरी महाशय थे उन्होंने इसको दूसरे ढंग से देखा और उन्होंने कहा कि ये कोई ऐसा नहीं है कि चक्रीय व्यवस्था हो कि सतयुग, उसके बाद त्रेता, द्वापर, कलयुग और उसके बाद फिर सतयुग आएगा। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा। और उनके एक शिष्य थे स्वामी युक्तेश्वर। युक्तेश्वर जी ने एक किताब लिखी कैवल्य दर्शन, और उसमें बताया कि ये घड़ी के पेंडुलम की तरह युग चलेंगे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और कलयुग के बाद फिर द्वापर, त्रेता और सतयुग वापस। तो इस तरह से उन्होंने गणना की। और जब उन्होंने गणना की तो वो गणना करके बताया कि साहब कलयुग तो बीत गया, हम कलयुग में हैं ही नहीं। वो कितने चुपचाप निकल गया कलयुग हमारे बीच में से, युक्तेश्वर गिरी जी के हिसाब से वो समझ में नहीं आया। और उन्होंने उसका वर्ष भी बता दिया कि किस वर्ष कलयुग समाप्त हुआ। उनके हिसाब से सन 1699 में कलयुग चला गया और हम अब द्वापर में हैं और द्वापर के 300-350 साल बीत गए हैं। तो यानी शुरुआती द्वापर का समय है ये। और उनके हिसाब से द्वापर भी 4099 सन 4099 में समाप्त हो जाएगा, उसके बाद त्रेता लग जाएगा। तो ये तो गणना है। और कैसे चुपचाप युग आता है और कैसे खिसक जाता है, इसी पर आज की चर्चा है। विषय कुछ और है, उस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन पहले युग वाली बात पूरी हो जाए। अब युग कैसे चुपचाप आता है और कैसे जाता है, इस पर बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करते रहे हैं। टी.एस. एलियट बहुत बड़े कवि थे अंग्रेजी के। उन्होंने एक किताब लिखी थी, एक कविता लिखी थी लंबी सी, जिसका नाम था द हॉलो मैन, माने खोखले लोग। उस हॉलो मैन में, और ये 1925 की बात है, उन्होंने उस कविता का अंत जो किया उसमें लिखा अंत में आके कि दिस इज हाउ द वर्ल्ड एंड्स, और 3 बार यही लाइन लिखी, दिस इज हाउ द वर्ल्ड एंड्स, मतलब दुनिया इस तरह समाप्त होती है।
युग इस तरह समाप्त होता है। दिस इज हाउ द वर्ल्ड एंड्स, नॉट विद अ बैंग बट अ विम्पर। कि कोई धमाका नहीं होता, एक बड़ी खुसफुसाहट सी, बहुत मामूली सी आवाज होती है, विम्पर कहते हैं उसे, और पता लगा कि युग चला गया। वही हुआ। अगर कैवल्य दर्शन की माने, लाहिरी महाशय की माने, स्वामी युक्तेश्वर की माने, तो कलयुग तो गया। अब नया युग जो है वो सावरकर युग है। और उसमें क्या होगा, जैसे कलयुग में, त्रेता में, द्वापर में आप जानते हैं कि किसी एक व्यक्ति के लिए उस बताया जाता है, उससे जोड़कर देखा जाता है। त्रेता को राम जी से जोड़कर देखा जाता है, द्वापर को कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। तो सावरकर युग में किससे देखा जाएगा इस युग को? और ये युग शुरू कब हुआ, सावरकर युग? कैवल्य दर्शन में तो उन्होंने बता दिया कि 1699 में कलयुग समाप्त हो गया, लेकिन सावरकर युग कब शुरू हुआ ये पता नहीं चला। और ये भला हो मोहन भागवत जी का कि उन्होंने तारीख साल सहित बता दिया कि इस समय से सावरकर युग प्रारंभ हो गया। अब मोहन भागवत एक असल में किताब का एक विमोचन था, उसी में आए हुए थे। और उस समारोह में वो वक्ता थे, मुख्य वक्ता वही थे, आरएसएस के प्रमुख हैं तो उनको मुख्य वक्ता होना ही था। और किताब थी वीर सावरकर, द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। मतलब सावरकर वो व्यक्ति जो भारत का विभाजन रोक सकता था। ये उदय माहुरकर और चिरायु पंडित ने ये किताब लिखी है, उसी का विमोचन होने वाला था। और उसी में मोहन भागवत ने ये सावरकर का जो समय है, सावरकर जिसको वो सावरकर युग कहते हैं, उसका जिक्र किया। और उन्होंने कहा कि ये युग जो शुरू हुआ वो सन 2014 से शुरू हुआ। यानी उस साल जब कांग्रेस चुनाव हार के सत्ता से बाहर हुई और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। तो ये कहते हैं कि 2014 से सावरकर युग की शुरुआत हुई। अब उन्होंने कहा कि अब जाकर 2014 के बाद भारत में हिंदू महासभा ने जिस तरह की कल्पना की थी भारत की, उसका निर्माण शुरू हुआ है। और इसको इसी रूप में सावरकर युग को याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो सावरकर के खिलाफ बोलते रहते हैं, लिखते हैं, विष वमन करते हैं, जहर उगलते हैं, और वो उनको किसी भी तरह छोटा साबित करना चाहते हैं, गलत साबित करना चाहते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। उन्होंने एक तरह से स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि द्विराष्ट्रवाद जो था, टू नेशन थियरी जो थी, वो सावरकर ने दी कि नहीं दी ये अलग बहस है, लेकिन सावरकर की द्विराष्ट्रवाद की जो का सिद्धांत है, उसकी वजह से विभाजन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि विभाजन के लिए टू नेशन थियरी जिम्मेदार नहीं है, कुछ और होगा, कुछ और है, और वो सामने आएगा धीरे धीरे, क्योंकि सावरकर युग आ चुका है। इसमें बहुत सारी चीज़ें नई होंगी और आप देखेंगे कि वो कैसे होती हैं। मोहन भागवत इतने भी नहीं रुके। उन्होंने कहा कि टू नेशन थियरी एक चीज़ है, वो सिद्धांत है, लेकिन जहां व्यक्तियों की बात आती है, सावरकर को ये कहना कि वो मुसलमानों के विरुद्ध थे, उनको अपना दुश्मन मानते थे, यकीनन पूरी तरह गलत है। सावरकर मुसलमानों को अपना दुश्मन नहीं मानते थे, उन्हें शत्रु की तरह नहीं देखते थे, और विरोधी तो बिल्कुल नहीं मानते थे। बल्कि उन्होंने ये भी कहा उसी मंच से कि सावरकर तो उर्दू में शायरी करते थे। और उन्होंने उस मंच से सावरकर का कोई शेर पढ़ा नहीं, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ। सावरकर के जो संग्रहालय है, वहाँ उनका जो लिखा हुआ, उनके अशार हैं, उनकी गज़लें हैं, वो रखी हुई हैं। तो आप देखिए एक शेर सावरकर का कि यही पाओगे महशर में, यही पाओगे महशर में, ज़बां मेरी बयां मेरा। यही पाओगे महशर में, ज़बां मेरी बयां मेरा। मैं बंदा हिंद वाला हूँ, यही हिंदोस्तां मेरा। ये एक लंबी सी गज़ल है, उसका एक शेर है।
और एक और शेर इसी गज़ल से आप सुन लीजिए, जिसमें वो कहते हैं कि मेरा है रक्त हिंदी, मेरा है रक्त हिंदी, ज़ात हिंदी, ठेठ हिंदी हूँ, यही मजहब, यही फ़िरका, यही है ख़ानदां मेरा। ये किस तरह की बहर और कैसी समझ बहर की सावरकर की है, ये देखने लायक बात है। और अब आप सावरकर युग में इसको और ज़्यादा देखेंगे। तमाम और चीज़ें हैं जिसमें वो खून उबलने की बात करते हैं और कैसे लोगों के ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए और उन लोगों के ख़िलाफ़ जो देश के ख़िलाफ़ हैं, तो तमाम चीज़ें और आती हैं सावरकर को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सावरकर युग है। अब उन्होंने कहा कि सावरकर का जो हिंदुत्व है, ये शब्द उन्होंने गढ़ा था, सावरकर का जो हिंदुत्व है वही विवेकानंद का हिंदुत्व है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। और उन्होंने कहा कि आज जो लोग सावरकर पर हमले कर रहे हैं वो कल विवेकानंद पर, स्वामी विवेकानंद पर हमले करेंगे, दयानंद सरस्वती पर हमले करेंगे और महर्षि अरविंद पर भी हमला करेंगे। जैसे किसी ज्योतिषी की तरह मोहन भागवत ने बता दिया कि आने वाले दिनों में ये होना है और सावरकर युग में ये होने नहीं दिया जाएगा, ये संभव नहीं है। तो उस सावरकर युग के बारे में उनका कहना है कि चूंकि सावरकर सबसे प्रभावित थे, सबकी बात का थोड़ा थोड़ा असर सावरकर पर था, लेकिन ये दूसरी चीज़ें जो स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद और महर्षि अरविंद ने कहीं, उनका जिक्र उन्होंने नहीं किया, छोड़ दिया। तो अब देखिए कि ये महत्वपूर्ण बात जो थी इस पूरे भाषण में, वो किताब अपनी जगह, विभाजन भारत का अपनी जगह, सब ठीक, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो थी सावरकर युग की शुरुआत। असल में मोहन भागवत जी ने बहुत भला किया है हम सब लोगों का। आज तक टेलीविज़न वाले और अखबार वाले हमें यही बताने में लगे हुए थे कि ये 2014 के बाद वाला समय मोदी युग है। उन्होंने कह दिया कि ये सावरकर युग है, और ये बात समझ के दिमाग में बिठा लेने की है कि आप किस युग में रह रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही और बहुत करीने से, बहुत सफाई से, बहुत साफ साफ शब्दों में कह दी कि आप कुछ और न समझने की गलती करें। आप किस युग में रह रहे हैं इसके बारे में आपको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, मुगालता नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सावरकर युग में हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि टेलीविज़न और अखबार वाले इस बात को समझेंगे और आइंदा उसे सावरकर युग कहना शुरू कर देंगे। उसका क्या हश्र होगा और कैसा उसका परिणाम निकलेगा, ये सावरकर युग की गणना जब होती है, जैसे होती है, युग का जो आकलन होता है वो युग बीत जाने पर ही होता है। तो इंतज़ार करिए, जब बीत जाएगा तो सावरकर युग का आकलन होगा। तो आज अवध पंच में इस अंक में इतना ही। अगले अंक में भेंट होगी, तब किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अवध पंच देखते रहिए और हमें लिखिए awadhpanch@gmail.com पर। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत रहेगा। तो अगले अंक में आपसे भेंट हो, तब तक के लिए राम राम भैया।